आज का वीडियो डाल दीजिए, तुमको कोई रिप्लाई नहीं, हाँ तुमको कोई रिप्लाई नहीं। अच्छा सर इसका पाइथन नहीं डाउनलोड हो रहा है, बार बार सेटअप फेल्ड है। किसका? जया का। और तो लैपटॉप को खरीद लिया। सर वो घर से मांगा है, वो 7 लाख से बंद था, उसमें लाइन भी आ जाके फिर से उसमें डालना होता है। सर हो गया। Webcasting tab। चलो रही बात स्टॉक वाला कोड करना है ना अभी, तो मान लो स्टॉक पूछ लिया जाए कि पहले से मान के चलेंगे कि स्टॉक हम किसी फाइल या किसी डेटाबेस से उठा करके ला रहे हैं, तो हम लिखते हैं स्टॉक इन हैंड, SIH, मतलब स्टॉक इन हैंड, मेरे पास कितना स्टॉक है पड़ा हुआ। सपोज स्टॉक हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं। अब एक बात याद रखना कि यहाँ अभी भले ही मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मुझे यहाँ डेटा कहाँ लाना है, हमें पुल डेटा इन SIH फ्रॉम डेटाबेस। तो थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे, जब क्या पढ़ेंगे, जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे डेटाबेस का, तो हम लोग इसको कहाँ से पुल करके लाएंगे, डेटाबेस से। लेकिन अनलेस और अनटिल हम लोग डेटाबेस नहीं पढ़े, तब तक क्या किया जाए, बस स्टैटिक डाल दे रहे हैं या यूज़र से इनपुट ले लेंगे। लेकिन यूज़र से इनपुट लेने का कोई बहुत सेंस बनता नहीं है, क्योंकि हमारे स्टॉक में जो रहेगा वो यहाँ पे डेटा आना चाहिए था। दैट्स वाई हम स्टैटिक अभी डाल के काम चला रहे हैं। हाँ, यूज़र से हम पूछेंगे कि आप कितना खरीदना चाह रहे हो। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये इनपुट लेना है मुझे। तो इनपुट लेने के लिए चूँकि ये क्वांटिटी हम ले रहे हैं, तो क्या लेंगे हम, इंट में लेंगे, इंटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इंटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये हमने इनपुट करवा लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जितनी बार ये होना चाहिए, आई मीन जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट है उतनी बार तो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए, ऑर्डर एक्सेप्टेड होना चाहिए। नहीं, तो हम एक लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज, और रेंज में क्या डालेंगे, रेंज में हम डालेंगे SIH, जो SIH के अंदर वैल्यू है उतनी बार चलना है। नहीं SIH नहीं चलना है, बल्कि जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट डालेगा उतनी बार चलना है। क्या चलना है, NOP तक चलना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। लूप तो उतनी बार चलेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट तक। अब यहाँ हमें क्या देखना है, लिखेंगे हम इफ NOP। अब NOP लेने का मतलब नहीं है, इफ I इज लेस देन क्या रहेगा, I इज लेस देन SIH, जब तक क्या हो, I किससे छोटा हो, SIH से छोटा हो। NOP क्यों लेंगे, NOP से तो एक एक वैल्यू किस में आता जा रहा है, I में आता जा रहा है। हर बार कंपेयर होना है ना, एक बार तो कंपेयर नहीं करना है। तो जब तक ये छोटा हो SIH से, या छोटा या बराबर कह सकते हो, क्योंकि 0 से लेके चल रहे हैं हम लोग, छोटा और बराबर हो SIH से, तब तक यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर दो, ऑर्डर एक्सेप्टेड। या पहले मैं नंबर भी दे देना चाह रहा हूँ, तो पहले I दे देता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ ऑर्डर एक्सेप्टेड। यहाँ ऐसा कुछ मैसेज दे रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज में क्या होना चाहिए, एल्स में प्रिंट कर देता हूँ आउट ऑफ स्टॉक। आई कितने नंबर पे आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, आउट ऑफ स्टॉक, ऐसा कुछ। लेकिन इसमें अभी कमी है कुछ। इसमें क्या कमी है ज़रा रन करके दिखाता हूँ आपको।
स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम SMS रन किया। हमसे क्या पूछा ये, इंटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इंटर नंबर ऑफ, मान लो मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट डाला सपोज 8 और हमारे पास स्टॉक कितना है 10 का, तो 8 टाइम्स क्या आएगा, ऑर्डर एक्सेप्टेड। कितनी बार आया, 8 टाइम्स आया, 0 से काउंट किया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, कम से कम काउंट 0 से करो या जहाँ से करो, लेकिन दिखना क्या चाहिए, या 0 से काउंट मत करो। तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे NOP +1 कर देंगे। अब 0 से नहीं काउंट करेगा ये। अब मान लो मैं इस बार 9 डाल रहा हूँ, तो क्या आ रहा है 129, यही ना चाहिए था। तो क्या हम लोग लूप में नहीं पढ़े हैं 2 दिन में, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रेंज में 3 पैरामीटर डाल सकते हैं, पहला स्टार्टिंग, दूसरा एंडिंग और तीसरा स्टेप वैल्यू। क्या चलेगा, चलो आधे स्क्रीन में इसको, आधे स्क्रीन में इसको रखते हैं, ठीक है। अच्छा फिर से रन करता हूँ मैं, या मैंने इसको इस बार बंद किया, फिर से रन किया, और मान लो इस बार हम 11 डाल देते हैं या 15 डाल देते हैं, तो क्या आया। अब ये कहीं से भी सही है, देख के बताओ। 10 बार तक तो ठीक है, ऑर्डर एक्सेप्टेड, लेकिन 11वें बार में क्या होना चाहिए था, 11वें बार में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाना चाहिए था। बार बार आउट ऑफ स्टॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है वहीं पे क्या लगा दो, वहीं पे ब्रेक लगा दो। काहे को आगे जाने की ज़रूरत है नहीं। रन करके देखें तो हमने ब्रेक का यूज़ कल ही सीखा था, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ब्रेक, कंटिन्यू, पास एंड एग्जिट 4 देखे थे ना। इन चारों को क्या कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब मान लो किसी ने 20 भी डाल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 तक तो ठीक है, 11वें पे जा करके क्या हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। क्या यही बोले थे ना करने को, तो एज सिंपल बस इतना लिखना था आपको। अच्छा अगर मान लो कि किसी ने कम ऑर्डर किया, सपोज 3 ही ऑर्डर किया, तो क्या आएगा, 3 बार ऑर्डर एक्सेप्टेड आएगा। लेकिन जैसे ही जो हमारे पास है स्टॉक, उससे ज़्यादा का ऑर्डर आएगा, तो जितनी बार जितना प्रोडक्ट है उतनी बार क्या दिखाएगा, ऑर्डर एक्सेप्टेड। उसके बाद क्या दिखलाएगा, आउट ऑफ स्टॉक। तो बताओ इसमें ज़्यादा क्या यूज़ किया मैं, कुछ नहीं, एक लूप और एक कंडीशनल स्टेटमेंट और एक कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर हम बोलें इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से क्या यूज़ हुआ है, तो इस प्रोग्राम में अगर हम एक्सप्लेन करना सिखाएं आप लोगों को, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिनका अभी भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है, अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहूँ तो ऑलरेडी पता ना। अब पूछूं कि इस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या यूज़ हुआ है, चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध, क्या लगा है इसको बनाने में, बोलो। तो सब सिर्फ लूप ही लगा है, सबसे पहले वेरिएबल लगा है। अब वेरिएबल कौन सा है बताओ, SIH वेरिएबल है, गुड। और फिर क्या है, NOP ये वेरिएबल है, और I भी एक वेरिएबल है, और भी कुछ वेरिएबल है नहीं। अब वेरिएबल के बाद क्या यूज़ हुआ है, डेटा टाइप। बिना डेटा टाइप का तो वेरिएबल होता ही नहीं है सर, क्या यही ना बोल सकते। चलिए तो डेटा टाइप क्या यूज़ हुआ है, इंट यूज़ हुआ है, और ये दोनों जगह तो इंट ही है, ये भी इंट है और ये भी इंट है। और भी कुछ, हाँ नहीं कि हाँ, रेंज क्या है, रेंज भी तो डेटा टाइप है। तो हमने रेंज क्या यूज़ किया, ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, ताकि आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, हर चीज़ का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इसमें यूज़ क्या हुआ। और नहीं तो फिर वही, चाय तो बनाना आता है लेकिन कभी कभी चाय में नमक भी डाल देते हैं। मतलब जो थोड़ा प्रो लेवल के कुक हैं, जो कभी मान लो किचन में नहीं गया या गई है, तो मम्मी से कभी पूछेगी, अच्छा मम्मी नमक भी डालेंगे क्या चाय में, मम्मी बोलेगी रहने दे तू। तेरे बस की बात रही है। नहीं अब के डेट में हमको तो ज़्यादा मिल रहा है कि जो लड़के हैं ना वो ज़्यादा अच्छा कुक हैं, खाना बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। क्योंकि बैचलर रहता है बेचारा, जला कटा बनाते बनाते सीख लेता है। हाँ एक हमको काउंसलर था अविनाश, हाँ अविनाश, वो इतना अच्छा हर चीज़ को बनाता था, मतलब किसी रेस्टोरेंट से कम बेहतर नहीं वो खाना बना के देता। किसी किसी में हुनर होता है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ कुछ
से ज्यादा। तो होता है किसी किसी में अजीब एक अलग तरह का हुनर। और लेकिन दुनिया का वो सबसे अच्छा इंसान है जो अच्छा कुक हो, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर को क्या मिलना है? खाना ही ना लगना है, बाकी चीजें तो दिखावे के लिए है। एक्चुअल में जो शरीर को लगना है वो क्या है? तो खाना अच्छा होना चाहिए। इंट डेटा टाइप में हो गया, इंट और रेंज। और बताओ इसके बाद क्या है? डेटा टाइप की कहानी खत्म। डेटा टाइप के बाद क्या इस्तेमाल हुआ इसमें? लूप यूज हुआ है इस्तेमाल, कह सकते हैं। और लूप में भी फॉर लूप हाँ, अब लूप में वही तो हम पूछेंगे यहाँ पे। लूप में क्या यूज हुआ है? फॉर लूप यूज हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेटर्स कौन कौन सा यूज हुआ है? ऑपरेटर क्या क्या यूज हुआ है यहाँ पे? पहले तो ऑपरेटर यूज हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर, और कौन सा यूज हुआ है? और इन ऑपरेटर यूज हुआ। इन भी क्या है? एक ऑपरेटर है। उसके बाद क्या यूज हुआ है? रिलेशनल यूज। ये क्या लिखा गया है? लेस देन, इक्वल टू। ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है। रिलेशनल के बाद और क्या यूज हुआ है? और ये अर्थमेटिक भी यूज हुआ है। NOP+1 क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज हुआ है इसमें। और भी कुछ ऑपरेटर यूज हुआ है? नहीं, अब कोई ऑपरेटर यूज नहीं हुआ। ऑपरेटर के बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट यूज किया हूं मैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये लिखने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि पूरा ये अलाइनमेंट मेरा इसका अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या यूज किया हूं मैं? इफ एल्स का। कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद भी कुछ यूज हुआ है क्या? हाँ, कंट्रोल स्टेटमेंट के रूप में क्या यूज हुआ है? ब्रेक का यूज हुआ है। और भी कुछ नहीं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या यूज किया गया है? फंक्शन का भी यूज हुआ है। अब हमने कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज किए जिसमें क्या है? इंट, और क्या है? इनपुट। ये दो फंक्शन है। और कुछ? और प्रिंट भी तो है। तो ये हुआ हर एक चीज को समझना और उसे एक्सप्लेन करना कि हम पूरे प्रोग्राम में यूज क्या किए अभी तक। आगे बढ़े, चलो। डिक्शनरी वाला समझ में आ गया था ना कि हमें भी बना के दिखाना पड़ेगा? बन जाएगा। चलो, तो अब इसके आगे हम लोग इसी में चेंज करें। ये नोट तो कर लिए होगी ना, या समझ में तो आ ही गया होगा। रिकॉर्डिंग में भी है ये सब चीज़, तो मैं ज़्यादा क्यों लिखने जाऊँ, इसको हटा दे रहा हूँ सभी को। फिर से हमारा एक क्लीन स्लेट मिल गया मुझे लिखने को। अब क्या टाइप किया जाए? तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है हम लोगों का? आज का टॉपिक होने वाला है फंक्शन। अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि फंक्शन है क्या? फंक्शन क्या भला है? क्या बोलेंगे? फंक्शन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? ये ब्लॉक ऑफ कोड। ये फंक्शन का डेफिनेशन हुआ। इसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है? इसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है? अच्छा सोचो ना, मैं चाह रहा हूं कि एक नंबर हमसे पूछे, उस नंबर का रिवर्स प्रिंट करके दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा। हमसे एक नंबर पूछे, उस नंबर को रिवर्स करे, फिर उस रिवर्स को प्रिंट करे, तो इसके लिए मुझे कम से कम 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। और जितनी बार वो काम चाहते हैं उतनी बार उस कोड को लिखना पड़ेगा। तो अगर एक सिंपल कोड मैं लिख रहा हूं क्या, कि मुझे एक नंबर का रिवर्स चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे बच्चा? नम, और नम के बाद क्या लिखेंगे?
इंट और इंट के बाद क्या लिखेंगे, इनपुट, और उसके बाद क्या डालेंगे, एंटर अ नंबर। और चलो जया बताएगी, इसको तो याद होगा, कल भी बताए थे कैसे रिवर्स निकलेगा किसी नंबर का। अब उसके बाद नंबर इनपुट तो ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे, एक वेरिएबल रिवर्स लेते हैं और उसके बाद एक यहाँ पे लूप चलाएंगे। क्या लिखेंगे, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0। तो क्या करो, पहला काम रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, नम मॉडुलस 10 से। अब रिवर्स निकालना है, तो क्या था, रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। और इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है। किसको प्रिंट कर देना है, प्रिंट कर देना है नम को, नहीं रिवर्स को ना, रिवर्स को। तो अब मल्टीपल लाइन का कोड लिखना पड़ेगा इतना काम करने के लिए। अगर मैं अभी रन करूं तो ये 5-6 लाइन का कोड क्या करेगा, एक नंबर मेरे से मांगेगा और उस नंबर को रिवर्स करके प्रिंट कर देगा। अब मान लो कि यही काम दोबारा करना होगा मेरे को, तो क्या करेंगे हम, बताओ। फिर से इतना कोड लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझना और बताना। फिर से मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, तो ये कितनी बार रन करेगा, 2 बार। एक बार हमसे एक नंबर पूछा, रिवर्स कर दिया, फिर एक बार नंबर पूछेगा, फिर रिवर्स कर देगा। अच्छा, अगर तीसरी बार यूज करना होगा तो फिर एक कोड लिखना पड़ेगा, और अगर अलग प्रोजेक्ट में लिखना है तो फिर उसमें भी लिखना पड़ेगा इस चीज को। तो प्रोग्रामिंग में तो एक सिंपल फंडा है ना, ट्राई डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। आपको सेम सेट ऑफ कोड्स को बार बार रिपीट नहीं करना है। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक सिद्धांत है। तो क्या इसको रहने दें, नहीं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब बताओ ये क्या है, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड कह सकते हैं इसको। अब इस मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड का कोई एक सिंगल नाम दे दिया जाए, कैसा रहेगा। तो इस मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड का हमने एक नाम दे दिया। अब हमने लिखा डेफ, और इसका नाम रखा क्या, रिवर्स ऑफ नंबर, RON। और हमने इसको यहाँ पे किया, और इसके बाद इसका जो इंडेंटेशन है एक टैब दे करके मैंने ये कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि पूरे की पूरी लाइन अब किसके अंडर में माना जाएगा, हाँ इसके ब्लॉक में माना जाएगा, RON के ब्लॉक में माना जाएगा। और ये मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को अब रिप्रेजेंट कौन करेगा, RON रिप्रेजेंट करेगा। तो RON को हम क्या बोल सकते हैं कि ये पूरे ब्लॉक के बराबर है, ये पूरे ब्लॉक के बराबर है, या हम कह सकते हैं पूरे इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, RON रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो RON को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड। RON को क्या बोलेंगे हम, ब्लॉक ऑफ कोड। क्यों, क्योंकि इसे हम क्या बोलेंगे, एक ब्लॉक बोल सकते हैं, और इस पूरे ब्लॉक को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे। तो फंक्शन है क्या, तो बोलेंगे कि फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं। अब सोचो, अच्छा ये खुद से चलेगा क्या, नहीं। अगर मैं अभी रन करूं कोई आउटपुट आएगा, नहीं, फंक्शन खुद से नहीं चलेगा, इसको बुलाना पड़ेगा। इसको थोड़ा क्या चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ये खुद से नहीं आएगा। तो इसे क्या करना होता है, बुलाना होता है, कॉल करना होता है। तो फंक्शन को जब बुलाते हैं तो इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना, या फंक्शन कॉल कहते हैं। तो फंक्शन को जब हम बुलाएंगे तो बुलाने के लिए हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है, और जब आप फंक्शन को बुलाते हो तो साथ में कुछ उसको दे करके बुलाना होता है। अगर कुछ नहीं भी देते हैं तो भी एम्प्टी ही होना चाहिए, बट आपको पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। ये समझ लो कि अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको खाली हाथ ऐसे इनवाइट थोड़ी करेंगे सूखा सूखे, उनको कुछ क्या देना पड़ता है, कुछ गिफ्ट भी देना पड़ता है, नहीं तो बुरे मान जाएंगे। तो समझ लो कि अगर गिफ्ट नहीं भी दे रहे हैं तो खाली लिफाफा ही सही, लेकिन उनको देना है कुछ न कुछ। और वो देने को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाँ एम्प्टी, यहाँ पे पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे। तो हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल जब किए तब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो पहले लाइन का कोड चलाएगा जो इसके ब्लॉक में लिखा गया, फिर दूसरे लाइन का कोड, फिर सो ऑन, इस तरीके से।
तो इस बार देखना हमसे क्या पूछेगा, एक नंबर पूछेगा और उस नंबर का रिवर्स कर दिया। अब मान लो मुझे नेक्स्ट टाइम इन्हीं कोड्स को रन करना है, तो इतना लिखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या लिख सकते हैं, RON, दोबारा चल गया। नहीं, अच्छा हम 2-3 गलती किए हैं, फिर से रन करते हैं इसको। 1 2 3 4 काम किया, 5 4 3 2 1 1 क्या रिवर्स कर रहा है। अच्छा, अगर 3 बार करना होगा तो 3 बार इसको कॉल कर लेंगे। अब यहाँ दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या जितनी बार कॉल करना है हर बार मुझे लिखना पड़ेगा? क्या एक बार लिख करके मल्टीपल टाइम कॉल नहीं करवा सकते? बोलो जल्दी, कैसे कैसे? लूप का यूज करके। अभी तो पढ़े हैं, एकदम ताजा ताजा है। नहीं, लूप का काम क्या होता है, रिपीटेशन। तो अगर किसी भी काम को करना है तो उसमें एक काम क्या है, लूप फंक्शन को कॉल करना भी। तो क्या हम लूप से नहीं करवा सकते? हाँ बिल्कुल। तो क्यों ना यहाँ पे हम लोग एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लें और क्या यहाँ पे डाल दें, यूजर से पूछ लेते हैं कि रन टाइम में क्या एंटर नंबर ऑफ काउंट टू रिवर्स नंबर, है ना? कितनी बार आपको नंबर को रिवर्स करना है वो आप बताइए, और एक लूप चला देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर आई इन और क्या रेंज, और यहाँ क्या डालेंगे, काउंट। इतनी बार चलना है। और क्या करेंगे, कॉल करने के लिए क्या पढ़े हम लोग, RON, और क्या लगा देंगे यहाँ पे। अब रन करके देखें। मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाला, 1, तो कितनी बार कॉल होगा ये, 1 बार। अच्छा, दोबारा रन करूं, ठीक है, क्या डालेंगे यहाँ, 2, तो कितनी बार इस बार पूछेगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हमने 3 डाला, तो क्या यहाँ लूप को और फंक्शन को एक साथ नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते। सर वाइल लूप भी तो यूज कर सकते हैं ना। अगर ऐसा चाहे कि जब तक वो कुछ ऐसा वैल्यू ना डाल दे, जब तक वो मतलब जिसका रिवर्स या फिर कुछ ऐसा ना कर पाए, तब तक वो लूप चलता रहे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते ट्रू हाँ। या फिर वाइल ट्रू भी ले सकते हैं। तब यहाँ नंबर ऑफ काउंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको भी देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वाइल, और हम लोग क्या करेंगे, Ctrl Z कर लेते हैं, एंटर अ नंबर, एंटर अ, या फिर चॉइस ले लेते हैं, बार बार जितनी बार वो करना चाहे वो भी करवा सकते हैं। तो इनिशियली क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ एक हम चॉइस नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें वैल्यू क्या रख लेते हैं, वाइल, और इसके बाद क्या डाल देते हैं, वाइल चॉइस इक्वल टू वाई, जब तक ये हो। अब इस पूरे का तो कोई ज़रूरत रहा नहीं, तो क्या करो, RON को कॉल कर लो। लेकिन हर बार ये कॉल करने के बाद आपसे क्या पूछ ले, ये दोबारा करना है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, चॉइस इक्वल टू इनपुट, यही ना, इनपुट, और क्या डालेंगे, एंटर योर चॉइस यहाँ पे। अब रन करके देखते हैं। जैसे हमने पहली बार में एक नंबर हमसे तो पूछा, अब क्या पूछ रहा है, एंटर योर चॉइस। मैंने वाई डाला तो फिर से नंबर मांग रहा है, कर दिया। अगर हमने फिर से वाई किया तो 1 2 3 4 5, तो क्या करेगा, 5 4 3 2 1। अब चॉइस में हम एंड डालते हैं, प्रोग्राम को क्या कर दिया। तो कई तरीके से कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता। आज मेन टॉपिक हमारा क्या है, फंक्शन है, वो समझना मेन कंसर्न है। तो फंक्शन होता क्या है, ये समझ में आया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन का बड़ा फायदा क्या है, तो क्या बोलोगे, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, है ना। हाँ
अगर आप एक ही कोड को बार बार यूज करना चाह रहे हो विदाउट वायलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई, बिना ड्राई के कॉन्सेप्ट को वायलेट किए हुए, बिना तोड़े हुए, अगर आपको सेम सेट ऑफ कोड्स को बार बार लिखना है तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल कीजिए? क्योंकि ड्राई ये कहता है कि अगर आप एक ही तरह का काम बार बार करना है तो बार बार सेम सेट ऑफ कोड्स को मत लिखिए, इससे कोड भी आपका बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टाइम भी बहुत लगेगा इसमें और एरर्स होने के भी चांसेस हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम सेम सेट ऑफ कोड्स के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दें, एक फंक्शन बना दें और उसी फंक्शन को बार बार क्या कर लें? कॉल कर लें। तो अगर हम बात करें फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा है तो क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। सेम सेट ऑफ कोड्स को बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार हम लिखेंगे और उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में, इवन यानी कि सेम ही प्रोजेक्ट में, इवन उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में भी हम यूज कर सकते हैं। ये फायदा है किसका? फंक्शन का। फंक्शन के और भी कई फायदे हैं। मेमोरी की भी बचत होती है, टाइम भी सेव होता है, और अगर बार बार मुझे काम करना है तो उसके लिए स्क्रैच से मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, उसको बस कॉल कर लेना है आपको। तो ये कई फायदे हैं, लेकिन मेन फायदा जो हम बताएंगे वो क्या दिखाएंगे? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अब सवाल ये आता है कि फंक्शन कितने तरह का होता है और फंक्शन में क्या क्या अलग अलग हम लोग टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन बेसिकली दो तरह का होता है। कौन कौन सा? फंक्शन। अब दो तरह का फंक्शन होता है नहीं, पहला जो होता है वो आपका लाइब्रेरी फंक्शन, या जिसे आप क्या बोल सकते हो? बिल्ट इन फंक्शन। मतलब जो फंक्शन पहले से बना हुआ है वो क्या है आपका? बिल्ट इन फंक्शन। अगर एग्जाम्पल की तौर पे बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बिल्ट इन फंक्शन में याद रखना है इनपुट इंट आईडी टाइप ना, डेफ कोई फंक्शन है, कीवर्ड है। प्रिंट इनपुट इंट आईडी टाइप str है ना, फ्लोट बुल, ये सब याद रखना है आपको। ये आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ फंक्शंस, प्रिंट का तो यूज जानते ही होगे, प्रिंट करना। इनपुट का यूज जानते ही होगे, इनपुट लेना। इंट का यूज, हाँ, इंटीजर में कन्वर्ट करना। किसी भी डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करना? इंटीजर में कन्वर्ट करना। इसका क्या काम होता है? आईडी देखना, मतलब हाँ, लोकेशन देखना कि वो वेरिएबल किस लोकेशन पे बना है। टाइप से उसका टाइप देखना कि उसका डेटा टाइप क्या है, और str से स्ट्रिंग में बदलना, और फ्लोट से फ्लोट में बदलना, बुल से बुल में बदलना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना, इवैल। क्या? इसका यूज हम लोग बहुत बार कर रहे होंगे। ये होता है किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, इवैल्यूएट करना, किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है आपका। और एक फंक्शन जो हम लोग बनाएंगे, इसे क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन। पक्का? यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इसके बाद हम बात करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। अब हाउ के बाद फिर बनता है नेचर ऑफ अ फंक्शन। नेचर ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन का नेचर क्या हो सकता है? अरे वाह, याद है? हाँ? नहीं, याद भी होना चाहिए। अगर मेरे क्लास में नहीं याद होगा तो कब याद होगा? मुझे लगता है कि ये पॉइंट अगर रिपीट कर रहे हैं इन लोग के लिए तो तीसरी या चौथी बार होगा। अगर इसके बाद भी याद नहीं हो रहा है तब फिर कुछ समझो कि हाँ, मतलब कुछ दिक्कत है। नेचर ऑफ फंक्शन की अगर बात करें हम, तो एक फंक्शन का क्या नेचर हो सकता है? तो फंक्शन का नेचर कहने का मतलब ये होता है कि फंक्शन कुछ
आर्गुमेंट लेगा, कुछ वैल्यू भी रिटर्न करेगा। अब जैसे मान लो हम एक फंक्शन को एक अपने पड़ोसी के रूप में देखें, है ना, तो एक पड़ोसी आप कैसे है कि उनको आपने कुछ दिया तो भी आपको रिटर्न में कुछ दिए, है ना। तो आपके पड़ोसी अगर फंक्शन एक हैं तो किस नेचर के हुए, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, मतलब वो कुछ लिए भी तो कुछ दिए भी। शायद ऐसा कभी देखा होगा कि मम्मी कुछ दे के भेजी पड़ोस में, तो वो भी आपका खाली डब्बा नहीं भेजी, कुछ डाल करके ही दी उसमें, हुआ ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो अगर ऐसा फंक्शन बनाना है तो कैसे बनेगा, पहले लिख लेते हैं कितना टाइप होता है। देयर आर 4 टाइप्स या 4 नेचर ऑफ अ, एक फंक्शन का। याद आ रहा है तीनों को तुम लोगों को? यस सर, यस। तब ठीक है। इसमें जो पहला नेचर होता है वो क्या होता है, टेक सम, कमेंट नहीं करने दो, ठीक तो कर रही है। टेक समथिंग रिटर्न सम, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। अभी बात कर रहे थे हम लोग लेने देने वाला दोनों, तो उसी को पहले लिख लेते हैं, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। देखो कोई कमजोर नहीं होता है आदित्य, कमजोर तभी तक है जब तक कि उसका ईगो हर्ट नहीं किया है। जिस दिन इन लोग का ईगो हर्ट करेगा ना, फिर पकड़ना मुश्किल है। जिस दिन इन लोग को लगा कि मेरा बेइज्जती किया आदित्य, तो तुमसे ज्यादा तेज हो जाएगी। तो बेइज्जती होना भी जरूरी है। मतलब 100% में 98% जो लोग होते हैं ना, कुछ बड़ा जब करते हैं ना, तो समझ लो कि उसके पहले उनकी अच्छे से ईगो हर्ट हुआ है, चाहे वो किसी भी सेंस में हुआ हो। लेकिन जब ईगो हर्ट होता है तभी वो 360 डिग्री अपने आप को बदलते हैं। तो बेइज्जती होना बहुत जरूरी है। टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। अब टेक समथिंग रिटर्न समथिंग का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के लिए पाइथन में एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डेफ। डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन। तो डिफाइन करेंगे एक फंक्शन को। मान लो एक फंक्शन हमने लिया, सपोज अ स्क्वायर ऑफ नंबर, क्या लिखा, और ये एक आर्गुमेंट लिया n के रूप में, करेक्ट। उसके बाद इसका ब्लॉक बना, क्या बना, ब्लॉक बना। चलो पेज बचा के क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे इसको। हाँ ऐसे इसके ब्लॉक में आएंगे, और यहां क्या कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं रिटर्न, क्या कर दो, n इंटू n। अब इस फंक्शन को देख करके आप क्या बोल सकते हो, किस नेचर का है ये, टेक समथिंग। ये जो पोर्शन है ना, ये टेक को दर्शाता है। इसको बोला जाता है पैरामीटर। क्या बोलेंगे, इसको आप पैरामीटर बोल सकते हो या इसको फॉर्मल आर्गुमेंट बोल सकते हो। कुछ बुक्स में इसको आपको पैरामीटर लिखा हुआ दिखेगा, कुछ जगह पे फॉर्मल आर्गुमेंट दिखेगा। आप दोनों में से कुछ भी याद रखो। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त कोई आर्गुमेंट रिसीव करते हैं, ये लड़ाई झगड़ा वाला आर्गुमेंट नहीं है, ये कुछ पूछने वाला आर्गुमेंट। तो ये अगर कुछ आपसे पूछ रहा है, कुछ आपसे ले रहा है, तो जहां ये इनपुट ले रहा है वो क्या है, आपका फॉर्मल आर्गुमेंट है। क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट है या पैरामीटर है। तो इसमें अभी कितना फॉर्मल आर्गुमेंट या कितना पैरामीटर है, एक। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, अब इसमें कितना फॉर्मल आर्गुमेंट है, कितना पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है। अब कितना पैरामीटर बचा, 1 पैरामीटर बचा है यहाँ पे। और अगर किसी फंक्शन के ब्लॉक में, ब्लॉक कहाँ बना हुआ है, इस कोलोन के बाद जो लाइन लिखी गई है, ब्लॉक ही तो है फंक्शन का। तो इस ब्लॉक के अंदर रिटर्न कीवर्ड आ गया, मतलब ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ये प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न कर देगा। अब आपकी मर्जी कि उसको क्या करवाना है, समझे। अच्छा जरा इसी चीज को हम यहां लिख के देखें। हाँ क्यों नहीं देख सकते। मान लो इसी फंक्शन को हम साथ में करवाते भी जाए, क्या ठीक रहेगा। आउटपुट देखेंगे तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो नाम इसका बदल के क्या कर दें, SON सोचे है ना, और यहां क्या लिखें, n सेमी कोड लिखते हैं विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस। अब क्या करूं मैं, रिटर्न n इंटू n लिख सकता हूं या नहीं।
अच्छा, इसका कोई आउटपुट आएगा अभी? नहीं। नहीं, हम अभी तो बोले कि फंक्शन मेहमान की तरह होते हैं, ये बिन बुलाए नहीं आएंगे, इनको पहले बुलाना पड़ेगा। तो अभी रन करेंगे, कोई आउटपुट आएगा? नहीं, कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो अगर हम चाहते हैं आउटपुट आए तो क्या करना पड़ेगा? कॉल करना होगा। ऐसे लिख दिए कॉल हो जाएगा? नहीं, उसमें आर्गुमेंट लेना। नहीं। अब साफ साफ है कि ये फंक्शन किस नेचर का है? टेक समथिंग नेचर का। अगर टेक समथिंग नेचर का है मतलब कुछ लेने वाला है, मान लो कहीं काम करवाने गए किसी ऑफिस में और ऑफिसर कुछ लेने वाला है, तो बिना लिए काम करेगा क्या? नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो उसको पहले क्या करना होगा? देना पड़ेगा। तो ये किस नेचर का फंक्शन है? टेक समथिंग, मतलब हमें कुछ क्या करना पड़ेगा? कॉलिंग के टाइम में पास करना होगा। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया 22। अच्छा, यहाँ ऐसे पास कर देंगे चलेगा पे? नहीं, ये बोलेगा कि हमारी कैपेसिटी क्या है? एक पैरामीटर रिसीव करने का। और आप कितना यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हो? तो नहीं चलेगा। ये वाला जो आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो कॉलिंग के टाइम पे, इसको कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। याद रखना, क्या है ये? एक्चुअल आर्गुमेंट। और फंक्शन को बनाते वक्त जो आर्गुमेंट आपने लिखा था ये था फॉर्मल आर्गुमेंट। और फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट सेम नंबर ऑफ होना चाहिए। ये नहीं कि अगर यहाँ पे आप एक फॉर्मल आर्गुमेंट पास किया और यहाँ 2 एक्चुअल आर्गुमेंट पास करोगे, नहीं होगा। क्योंकि जब कॉलिंग के टाइम में आपने 22 लिखा तो ये एक्चुअली 22 कहाँ रिसीव होगा? n में रिसीव होगा। अगर आप कुछ और वैल्यू डाल देते हो तो ये कहाँ रिसीव होगा? इसको रिसीव करने के लिए तो इसके पास है ही नहीं। हाँ, अगर वही आप ऐसे लिख देते और यहाँ पे x होता तब कोई मसला नहीं था। तो नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट और नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? अच्छा, ये क्या है? एक्चुअल आर्गुमेंट है ना निधि? फॉर्मल आर्गुमेंट। और ये क्या है? क्या सही बता रही है सब? हाँ, ठीक है। अब ये कोड चलेगा अभी? क्या कुछ आउटपुट आएगा? कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्या प्रिया, तू क्या कर रही है आज? कहाँ कुछ आउटपुट आया? आउटपुट क्यों आएगा? इसने रिटर्न किया है। अरे रिटर्न किया, हमने कहीं स्टोर ही नहीं किया। तो ये जब रिटर्न किया तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर किया हूं मैं कहीं? नहीं, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, मैंने कहीं स्टोर ही नहीं किया। हाँ, या तो हम स्टोर कर दें या प्रिंट कर दें। अगर हम स्टोर करना चाहें तो r नाम के एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लिए। अभी भी रन करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तो r के अंदर है। अगर मुझे इसका रिजल्ट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा r को, क्योंकि 22 का स्क्वायर मुझे किस में रिटर्न किया था? r में किया था। अब r को प्रिंट करेंगे तो आएगा। हाँ, इसको आप थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हो। अब थोड़ा क्या शॉर्ट कर सकते हो कि ये जो वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा उसको क्या करवा दो? प्रिंट करवा दो। ये मैं करवा सकता हूं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये किस नेचर का फंक्शन बना? टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। क्या तन्नू, यही ना? टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। दूसरा नाम तुम ही बताओगे, तीसरा प्रिया बताएगी। चलो, दूसरा नाम क्या हो सकता है? मतलब दूसरा टाइप क्या है इसका? टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, मतलब कुछ ये लेगा लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न। तो इसका एक एग्जांपल करें। मान लो एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं हम लोग कि इसी में करें टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। मान लो इज इवन नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। कुछ अलग अलग ही फंक्शन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी बहाने। क्या लिखा हमने? इज इवन। और ये क्या करेगा? कोई वैल्यू लेगा ना। टेक समथिंग मतलब यहां कोई पैरामीटर पास करना होगा। तो क्या लेता हूं मैं? n ले लूं? हाँ, ले लिया। और उसके बाद क्या करना है मुझे? अब यहां मुझे रिटर्न नहीं करवाना है, बिकॉज रिटर्न नथिंग है। तो कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। तो रिटर्न नहीं लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? यहां हम चेक करेंगे कि इवन है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे? इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो क्या कर दो? प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? n इज इवन। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो? n इज ऑड।
क्या ऐसा कर सकते? तो एक ऑड इवन का हमने छोटा सा प्रोग्राम के लिए क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। अब इन्हीं फंक्शन को मुझे यहाँ पे लिखना है। ये तो मैंने यहाँ डमी कोड लिखा, अगर मुझे इसको रन करना है तो बाहर लिखना पड़ेगा कमेंट लाइन के। तो क्या लिखूं मैं, डेफ, और क्या लिख सकता बताओ, इज इवन, और यहाँ एक पैरामीटर पास करेंगे। इस पैरामीटर को क्या बोलेंगे, फॉर्मल की एक्चुअल, बोलेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे जल्दी बताओ, इफ, और क्या लिखेंगे, इन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो तो क्या करवाओ, तो प्रिंट करवाओ। क्या प्रिंट करवाओ, n इज इवन, यही ना। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करवाओ, तो प्रिंट करवाओ n इज ऑड, यही ना। अच्छा, इसी को अब मुझे कॉल करना है। इसी को क्या करना है, कॉल करना है। तो इस बार प्रिंट लिखने की जरूरत है नहीं, इस बार सिर्फ कॉल करेंगे हम। क्या लिखेंगे, इज इवन, और इसमें पैरामीटर डालना जरूरी है। हाँ, नहीं डालेंगे तो बुरा मानेगा, देखना ये भला बुरा कहेगा। इज इवन मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट। हाँ, अगर ज़्यादा दे देंगे तो भी ये बुरा मान जाएगा। जैसे देखना, मैंने इस बार 2 नंबर डाल दिया, अब तब भी ये गुस्सा करेगा और गुस्सा करके बोलेगा कि हम तो 1 मांग रहे थे, आप 2 दे रहे हो। इज इवन टेक 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 2 वेयर गिवन। तो नंबर ऑफ फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अगर मैं करूंगा तो क्या दिखाएगा ये, 5 इज ऑड, पक्का ना। अच्छा, दोबारा से मैंने रन करा और इस बार क्या बताएगा, अच्छा ये कुछ अलग रन कर गया है। मेरे दिमाग में कुछ और था, हमें लगा रन टाइम, हाँ रन टाइम पे पूछेगा। ज़्यादातर हम कोड में वही करते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है, 10 इज इवन, सही काम कर रहा है ये। तो ये किस नेचर का फंक्शन है। चलो, अब तीसरा प्रिया बताएगी और चौथा अल्पा पे जाएगा। टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। इसका एक एग्जाम्पल, टेक नथिंग मतलब कुछ लेगा नहीं लेकिन कुछ रिटर्न करेगा। तो मान लो कि कुछ लेगा नहीं लेकिन कुछ वैल्यू देगा। तो कोई एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे एक रिवर्स का ही कर लेते हैं, प्राइम का कर लेते हैं, कुछ भी एक कर लेते हैं हम लोग, या सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कुछ भी एक एग्जाम्पल पकड़ लो। चलो रिवर्स का ही कर लेते हैं। तो ये कुछ ले नहीं रहा है, तो हम रिवर्स ऑफ नंबर लिखें, RON लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब टेक नथिंग है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, कुछ नहीं, मतलब ब्लैंक रखना पड़ेगा, पक्का। अच्छा, इसमें क्या करना है, अब कुछ ले नहीं रहे तो यूजर से लेना पड़ेगा रन टाइम पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, क्या लेंगे, एन नम इक्वल टू क्या लिख लें, एंट, और उसके बाद क्या लिखें, इनपुट, और उसके बाद क्या डालेंगे, एंटर अ नंबर। मान लो यहाँ फैक्टोरियल की बात करते हैं, RON तो कई बार लिखे हैं, आज भी लिखे हैं ना, आज के कोड में भी था। फैक्टोरियल ऑफ नंबर ले लेते हैं, FON चलेगा, एंटर अ नंबर। मान लो एक नंबर हमने इनपुट करवा लिया, उसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, लूप ही ना चलेगा, तो एक लूप चलेगा। लूप क्या लिखेंगे, और ऊपर में एक और काम करता हूँ मैं, इसके बाद एक और वेरिएबल बना लेता हूँ फैक्टो, और फैक्टो में इनिशियल वैल्यू क्या रख लिया, 1 रख लिया। अब एक लूप चलेगा यहाँ पे, और उस लूप में हम क्या करेंगे, आई इन, और क्या डालेंगे यहाँ पे, रेंज कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक, अप टू नम प्लस 1 तक, नम तक नहीं, नम प्लस 1 तक। और यहाँ क्या करना है, मेरे को लिखना पड़ेगा फैक्टो इक्वल टू फैक्टो इंटू आई। अब उसके बाद हम इस लूप से बाहर आएंगे और यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, फैक्टो को। अब ये फंक्शन किस नेचर का हो गया, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, बिकॉज यहाँ पे कोई पैरामीटर तो नहीं है लेकिन हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। ओके, अब इसी फंक्शन को हमें क्या करना है, लिखना है, तो क्यों इतना टाइप करें। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लिए, लो लिखने से ज़्यादा मुश्किल काम हो गया।
यही ना। अब मान लो मुझे यहाँ फैक्ट FN को कॉल करना है, कोई रिजल्ट आएगा? हमसे नंबर जो ज़रूर पूछेगा। मान लो हमने 4 डाला लेकिन कोई रिजल्ट दिया? नहीं देगा रिजल्ट। तो रिजल्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा या स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि ये रिटर्न समथिंग नेचर का है। एक नंबर पूछा, अब ये नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करेगा। तो बताओ ये किस नेचर का हो गया? हाँ, अब क्या बचा अल्पा? टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। ना तो ये कुछ लेगा और ना ही कुछ देगा। बहुत सन्यासी टाइप का है फंक्शन। डेफ और क्या एग्जांपल ले लें इसका हम लोग? प्राइम का बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। इज प्राइम, इज प्राइम। और इसके बाद अब हम एक नंबर लेंगे, तो इंट और क्या लेंगे? इनपुट और क्या लेंगे? इंटर अ नंबर। अब नंबर इनपुट लेने के बाद क्या करना है मेरे को? एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, और यह रेंज क्या डालेंगे? 1 से शुरू कर और कहाँ तक जा? num +1 तक जा। और हर बार क्या करो? चेक करो इफ num मॉडुलस i इक्वल टू 0, मतलब कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। तो कर क्या भाई? काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दो, मतलब काउंट को 1 से बढ़ा दो। अब लास्ट में आकर के क्या चेक करो? एक कंडीशन चेक कर लो, इफ काउंट का वैल्यू क्या हो? 2 हो, एग्जैक्टली 2 हो, क्योंकि एक 1 से कंप्लीट डिविजिबल रहा होगा, एक सेल्फ से, तभी वो प्राइम है। तो यहाँ क्या प्रिंट कर दो? तो यहाँ प्रिंट कर दो नहीं, नम है ना, नम इज प्राइम, नम इज प्राइम, या एल्स क्या कर दो? num is not prime। बस हो गया। अब इसी कोड को हमें क्या करना है? तो ये अभी रन होगा क्या? कौन? इफ वाला नीचे वाला फॉर के लूप से बाहर आएगा सर। ये इफ वाला ना, नीचे काउंटिंग वाला ना। हो गया। अभी कोई आउटपुट आएगा इसका? नहीं, क्योंकि किसी फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। अब इसे कॉल कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? इज प्राइम। बस अब हमसे एक नंबर पूछेगा, मान लीजिए हमने नंबर 13 डाला, क्या बताएगा? प्राइम। नेक्स्ट टाइम हमने रन किया, इस बार हमने 12 डाल दिया, क्या बोलेगा? इज नॉट प्राइम। तो हमने ये चारों नेचर देखा। तो पहले समझा कि फंक्शन क्या होता है, फिर समझा फंक्शन क्यों ज़रूरी है, फिर हमने समझा फंक्शन कितने तरह का होता है, फिर हमने देखा नेचर ऑफ फंक्शन। अब नेचर ऑफ फंक्शन के बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है,
टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल, टाइप ऑफ फंक्शन कॉल। अब देखो अनफॉर्चुनेटली फंक्शन कॉल दो तरह का होता है, याद रखना। फंक्शन कॉल दो तरह का होता है, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय। लेकिन अगर पूछा जाए कि पाइथन में क्या होता है तो बोलेंगे कुछ भी नहीं, नोट दे करके लिखेंगे पाइथन डज नॉट सपोर्ट इधर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय फंक्शन। ये इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है। ना तो ये कॉल बाय वैल्यू को सपोर्ट करता है ना कॉल बाय रेफरेंस को। लेकिन एक जेनरिक टर्म में फंक्शन कॉल दो तरह का होता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें हम कोई वैल्यू पास कर रहे हो। अब वैल्यू पास का मतलब जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन कॉल किया SON और इसमें हमने कोई नंबर डाल दिया, तो ये क्या है? ये कॉल बाय वैल्यू। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। मान लो यहाँ हम n ही लिख दिए, ये भी कॉल बाय वैल्यू है। लेकिन अगर हमने एक फंक्शन कॉल किया और यहाँ हम एड्रेस पास कर रहे हैं, जैसे एड्रेस ऑफ n, तो ये क्या कहलाएगा? कॉल बाय रेफरेंस। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त एज अ आर्गुमेंट कोई वेरिएबल ना पास करके, मतलब वेरिएबल का वैल्यू ना पास करके उसका अगर हम एड्रेस पास करते हो तो कहलाता है कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन पाइथन ना तो कॉल बाय वैल्यू को सपोर्ट करता है ना कॉल बाय रेफरेंस को सपोर्ट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना। अब आगे बढ़ें, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट्स कितने तरह का होता है, जरा आप इसकी बात करें। ये तो हम लोग देख चुके हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट। तो इसके अलावा भी कुछ और आर्गुमेंट होता है। चलो ये जब बता दिया तो इसका बात भी रखने के लिए हम लोग प्रिंट लिख देते हैं। वो क्या लिखे थे, क्या बोली? फॉर्मल आर्गुमेंट। और दूसरा क्या बताई थी? एक्चुअल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट यूज्ड टू रिसीव, है ना, टू रिसीव। और ये किसके लिए यूज होता है? रिसीव दैट फंक्शन जब हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना, उस समय रिसीव करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग। और एक्चुअल आर्गुमेंट क्या बोलेंगे ये बताओ, क्या बोलेंगे? यूज टू क्या? पास, यूज टू पास एट फंक्शन कॉल। जब हम फंक्शन को बुलाते वक्त कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं, कोई आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, तो उस आर्गुमेंट को क्या बोलेंगे? एक्चुअल आर्गुमेंट। लेकिन फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो हम आर्गुमेंट रिसीव करेंगे, जो पैरामीटर रिसीव करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? फॉर्मल आर्गुमेंट्स। चलो अब आओ, टाइप्स ऑफ फॉर्मल और एक्चुअल। ये तो नया होगा ना सबके लिए। हाँ, ये पाइथन का नया कहानी है थोड़ा, जो बाकी लैंग्वेज में हम लोग नहीं पढ़े। और पाइथन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। नाम सुना है? लैम्डा एक्सप्रेशन। निधि सुनी है? सुनी है? सुनी है। अब ये लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या करता है, जरा इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करें। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक अभी बाउंस नहीं कर रहा है ना? समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि अभी पढ़े ही क्या है। टाइप्स ऑफ फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट की बात करें तो पहला इसमें होता है पोजीशन। क्या होता है?
पोजीशन। दूसरा इसमें होता है कीवर्ड। क्या होता है? कीवर्ड। तीसरा इसमें होता है थर्ड डिफॉल्ट। फोर्थ इसमें होता है वेरिएबल लेंथ। और नेक्स्ट होता है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ। तो टोटल जो टाइप्स ऑफ फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट्स है वो कितना है? 5। ये बिल्कुल नया है सबके लिए। ये भी सुने थे पहले नहीं? तो आगे करते हैं। देखो पोजीशन आर्गुमेंट क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझे क्या? तो एक नया फाइल बना लेते हैं, चलेगा? हाफ ऑफ अ स्क्रीन में इसको रखते हैं, हाफ ऑफ अ स्क्रीन में इसको रखते हैं। नहीं, उल्टा लग रहा है हमको। हाँ होता है। देखो उल्टा का क्या मतलब है? जब आप खड़े होते हो तो स्टैंडिंग पोजीशन में आपका राइट लेग आगे है कि लेफ्ट लेग आगे है, ये भी बहुत चीज़ बताता है। और अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो और आपका राइट लेग पीछे है, मतलब यह है कि आपके राइट लेग में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। पीछे है मतलब आप हमेशा किक करने के लिए या अपने आप को रोकने के लिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए। तो उस केस में राइट लेग पीछे मतलब आप किक किससे कर सकते हो? ज़्यादा पावरफुल किक ले सकते हो राइट लेग से, जो लेग पीछे है। तो ऐसे भी अगर बोले कि खींच के मारेंगे किसी को, यही नहीं बोलते हैं, तो खींचना मतलब पीछे है तब में खींचेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। हाँ पीछे, तो जो पीछे है मतलब वही पंच चलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। तो इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट में रखे हैं, तो पता चल रहा है कि अच्छा इससे हमें फॉलो करके यहाँ पे कोड करना है। अब पोजीशन की बात करें हम लोग, तो ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। बेसिक क्या ले लें? ठीक है, बेसिक एक पर्सन या एक स्टूडेंट का हम लोग, चलो एक स्टूडेंट के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और जिसमें स्टूडेंट का 2 चीज़ रखते हैं। नेम लेते हैं और उसका फी लेते हैं। नेम और फी चलेगा? हाँ, नहीं नेम और फी ले रहे हैं। या चलो स्टूडेंट का हम कोर्स और फी ले लेते हैं। आप खुश? हाँ। अब इसके बाद दोनों को प्रिंट करना है मुझे, नेम को भी और फी को भी। तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्स और फी को। तो क्या लिख सकते हैं हम? प्रिंट कर देते हैं कोर्स इक्वल टू, क्या डाल सकते हैं? कोर्स में कोर्स की वैल्यू आएगी और फी में फी का वैल्यू होगा। अभी दोनों प्रिंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ? एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है, लेकिन ट्विस्ट इसमें क्या आएगा वो समझना। हमने इसी स्टूडेंट फंक्शन को कॉल किया और इसमें कोर्स हमने पास कर दिया, सपोज पाइथन, और हमने इसके लिए फ़ी डाल दिया 5000। ये कॉल होगा, चलेगा? हाँ चलेगा ना। और कोर्स पाइथन आएगा और अच्छा, ये जब लिख रहे हैं तो इक्वल टू को हटा देते हैं। ठीक है, अभी रन करके देखता हूँ। एग्जाम्पल फंक्शन, कोड चला, क्या प्रिंट हुआ? सही चला ना? कोई दिक्कत? पक्का? देखो अब समझना इस बात को। ये कहलाता है पोजीशन आर्गुमेंट, क्योंकि पाइथन कहाँ रिसीव हुआ होगा पता है? कोर्स में। और ये कहाँ रिसीव हुआ होगा? फी में। पक्का ना? अभी कोई पंगा नहीं लग रहा है? इसको बोलते हैं पोजीशन आर्गुमेंट।
जिस पोजीशन में हमने लिखा उसी पोजीशन में वहां गया। अब जरा हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि फी जो भी हम डालें उसमें 500 रुपये ऐड कर दो, जो हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन फी है ना। तो क्या लिख रहा हूं मैं, फी इक्वल टू फी प्लस 500। रन करें, क्या रहा है, सही चल रहा है अभी तक। अब थोड़ा सा हम ट्विस्ट डाल रहे हैं। सब कुछ वही है, ये फंक्शन तो किसी और फाइल में किसी ने बना के रखा होगा और इस फंक्शन को कॉल तो कोई और कर रहा होगा। अब उसको तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सपना आया हो या मालूम हो कि पहले हमको फ़ी लिखना है तब कोर्स का नाम लिखना है। हो सकता है कि थोड़ा प्रो लेवल का है, पहले फ़ी ही लिख दिया फिर वो कोर्स का नाम लिख रहा हो। और जैसे ही इसने ऐसा किया, अब देखना ये लाल पीला होने लगेगा। नहीं समझ में आ रही बात। अब हुआ क्या, ये क्यों लाल पीला हो रहा है, तो ये 5000 कहाँ रिसीव हुआ, कोर्स के अंदर हुआ। और पाइथन कहाँ रिसीव हुआ है, फी में रिसीव हुआ है। अब जब फी में रिसीव हुआ तो पाइथन में 500 ऐड होगा क्या, नहीं ऐड होगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। वही कह रहा है कि आप स्ट्रिंग पे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। तो हम पहले फी डालें या सेकंड नंबर पर फी डालें, यहां फी स्टोर कहां होना चाहिए था, इसी के अंदर होना चाहिए था। क्या पाइथन को ऐसा हम समझा सकते हैं, आप लोग को तो समझा दिए, पाइथन को भी समझा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पोजीशन आर्गुमेंट नहीं, अभी यूज हो रहा है पोजीशन आर्गुमेंट। अभी क्या यूज हो रहा है, पोजीशन आर्गुमेंट यूज हो रहा है। लेकिन अब हम इसको बदलने वाले हैं, क्या यूज करेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है कि आप यहां लिख दो कि ये क्या है, ये फी है और ये क्या है आपका कोर्स है, बात खत्म। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट। ये क्या है हमारा, कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो अब देखो, जैसे ही हमने फी 500 लिखा तो ये 5000 कहाँ स्टोर होगा, फी में। और कोर्स इक्वल टू अगर हमने पाइथन लिखा तो ये पाइथन कहाँ स्टोर होगा। अब कोई पंगा नहीं होगा, आप पहले लिखो बाद में लिखो। कोड चला कि नहीं चला, तो क्या बोलेंगे इसको, कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कितने तरह का आर्गुमेंट देख लिया हमने, बताओ बताओ बताओ, 2 हो गया पक्का। अच्छा अच्छा, अब कुछ ऐसे भी प्रो लेवल के लोग होंगे, ये बोले कि कोर्स का नाम लिख दे रहा तो फीस तो अपने आप आ जाना चाहिए। नहीं, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो इसको कहेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अगर किसी ने फी नहीं भी दिया तो हम बुरा नहीं मानेंगे। देखो अभी ये बुरा मान जाएगा, समझना बात को। किसी ने क्या किया, अब और इसको हम सिंपल करते हैं। किसी ने कोर्स का नाम तो लिखा पहले और उसके बाद फी भी लिखा। अभी कोड चलेगा प्रॉपर, बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक है। किसी ने क्या किया, दिमाग लगाया कि कोर्सवा का नाम लिख ही रहे हैं तो फी क्यों लिखेंगे, फी तो होगा ही ना सॉफ्टवेयर में, उठा लेगा अपने आप। अभी उठाएगा नहीं, बल्कि अभी गुस्सा हो जाएगा, देखना क्या बोलेगा, ए स्टूडेंट मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट फी। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता कि अगर किसी यूजर ने एक ही पैरामीटर पास करे तो दूसरा पैरामीटर पे हम खुद से वैल्यू उसको दे दें। हाँ बिल्कुल कर सकते, और इसे बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे फी इक्वल टू, यहाँ हम वैल्यू दे देंगे कि फी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, फी बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा 5000। अब जब हम रन करेंगे ये बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, ये अपने मन से क्या बैठा देगा, फी। और ये अपने मन से कौन सा फी बैठा देगा, जो यहाँ पे हमने लिखा है। और अगर अब सवाल यह है कि किसी ने फी डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरराइट कर देगा। मतलब ये 5000 पे ओवरराइट हो जाएगा 7000, अब आएगा 7500 रुपये। नहीं तो ये वाला ने ज्यादा बढ़िया है, कोई कम भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या बोलेंगे इसको, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। बस समझा रहा हूं कि आर्गुमेंट कितने तरह का हो सकता है।
जब ज़रूरत जैसे ही उस तरीके का आप यूज़ करो। बस याद रहना चाहिए आपके अगर जहन में है कि इस तरह का भी लिखा जा सकता है तो लिखो ज़रूरत के हिसाब से। अब चलो एक और काम करते हैं, हटाऊं इसको। अब जनरली जोड़ने में कितना नंबर का ज़रूरत पड़ता है? कम से कम 2। और क्या किया जाए यहाँ पे, r इक्वल टू मैं लिखा a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? और फिर क्या कर सकते हैं, r को प्रिंट भी कर सकते हैं, पक्का? चलो बढ़िया। अब हमने सम फंक्शन को कॉल किया और सम में 2 नंबर डाल दिया। क्या ये ऐड करके हमें रिजल्ट दे देगा? हाँ दे दिया, पक्का? अच्छा देखना। अच्छा मान लो हम यहाँ पे एक और नंबर डाल देते हैं, अब क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? एरर देगा, बोले कि 2 इसको आर्गुमेंट चाहिए थे, आप 3 दे रहे हो तो दिक्कत है। तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हो ना, झूठा ही दिलासा, थोड़ी देर के लिए खुश हो लेंगे, यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर दीजिए। नहीं, अब हम बोलेंगे कि ठीक है अगली बार में हमको 4 जोड़ना है तो ले लिया। वो नहीं लिया अलग बात है, लेकिन एरर नहीं ना आया था। चलो ले लिया। अब अगर हम बोले कि नहीं हमको तो 2 ही नंबर को जोड़ना है तो भी ये बुरा मान जाएगा। समझ में आ रही बात? अब मेरा इशारा आप कितने लोग समझे हो कि मैं क्या चाहता हूं अभी के केस में? लेंथ वैरी भी करे तो इसको संभाल ले, चाहे मैं 2 पैरामीटर डालूं या 200 डालूं, ये सारे पैरामीटर्स को हैंडल करे। हमारा यही कंसर्न है ना, हम बार बार यहाँ कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा यहाँ पे लिख देना चाहते हैं कि मैं यहाँ से जितना भी आर्गुमेंट डालूं सारे आर्गुमेंट्स को हैंडल कर ले। इसका मतलब कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होना चाहिए? वेरिएबल टाइप का होना चाहिए, मतलब वो वैरी कर सके, ऐसा होना चाहिए, चेंज कर सके। तो क्या बोलेंगे इसे? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, पक्का ना? मतलब कितने नंबर पे पहुंचे हुए हैं? ठीक है। तो देखो ऐसा करने के लिए मुझे पहला आर्गुमेंट तो नॉर्मल लेना पड़ेगा, दूसरे आर्गुमेंट को हमें बनाना पड़ेगा टपल। क्या बनाना पड़ेगा? अच्छा ये हम कह रहे हैं तो कैसे मान लो कि टपले है? चेक कर लेंगे, चेक तो कर सकते हैं ना। कैसे चेक कर सकते हैं बता? प्रिंट कर दो किसका? टाइप ए का पहले कर दो, फिर प्रिंट किसको कर दो? टाइप किसका कर दो? बस इतना ही करके देख लेते हैं हम लोग, पक्का? हाँ पहला का टाइप क्या दिखा रहा है? इंट। दूसरे का क्या दिखा रहा है? टपल। तो हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो ऐसा लिख करके हमने क्या किया? एक टपल बना दिया। और टपल में क्या होता है? मल्टीपल वैल्यू रहता है कि नहीं रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है। तो देखो हम ट्रिक क्या खेलेंगे कि अगर मुझे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाने हैं तो एक नंबर आप ले लो और दूसरे नंबर को क्या बना दो? टपल बना दो। अब यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ आर या रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें पहले किसको रख दिया? ए को। रिजल्ट में किसे रख दिया? ए को रख दिया। फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो टपल है, टपल से एक एक वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये काम कौन करके देगा? लूप। कौन करके देगा? लूप। तो हम क्या लिखेंगे? लूप चलाना आता है ना, हम लिखेंगे लूप के लिए फॉर आई इन आई इन बी, आई इन बी। अब बी से एक एक वैल्यू निकाल के कहाँ रखेगा? और यहां हम क्या करेंगे? रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस क्या कर देंगे? आई। तो लूप का एक बेहतरीन यूज फिर से हुआ। एक एक वैल्यू कहां से निकालते जाएगा? इस टपल से निकालते जाएगा, आई में डालता जाएगा और रिजल्ट में उसको हम ऐड करके स्टोर करते जाएंगे। और एट लास्ट क्या करेंगे? हम प्रिंट कर देंगे किसको? आरईएस को। बस नहीं, अब देखना अभी 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूं मैं, सही आया रिजल्ट? अच्छा इस बार मैं कितना आर्गुमेंट डालूंगा? मान लो 3 आर्गुमेंट डालता हूं, हैंडल कर लेगा? अच्छा मान लो मैं 4 आर्गुमेंट डालता हूं, क्या हैंडल कर लिया? कोई दिक्कत? अच्छा हम 5 आर्गुमेंट डालते हैं,
क्या इसे हैंडल करेगा? अब बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब बढ़ते हैं हम लोग कीवर्ड वेरिएबल लेंथ की तरफ। किसके तरफ? कीवर्ड वेरिएबल लेंथ। ठीक है, एक हम लोग मान लो आधार कार्ड इशू कर रहे हैं या सिम इशू कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ उससे क्या लेंगे? डिटेल लेंगे ना। हाँ, तो मान लो यहाँ पे हम पर्सन नाम का एक क्या बना लेते हैं? फंक्शन बना लेते हैं। अब इसमें हम रिसीव क्या करने वाले हैं? अलग अलग तरह का वैल्यू। तो इसके लिए हमने क्या लिखा कि नेम तो बंदे का चाहिए ही चाहिए। नेम के अलावा क्या चाहिए? नेम के अलावा, हाँ, नेम के अलावा मल्टीपल वैल्यूज का कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? डेटा। लेकिन डेटा के पहले क्या लगाए हैं? डबल स्टार। अगर वेरिएबल लेंथ होता तो एक स्टार लगाते, और अगर डबल स्टार लगाए मतलब वेरिएबल लेंथ, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? कीवर्ड वेरिएबल लेंथ। अब हमने सबसे पहले किसको प्रिंट कर दिया? नेम को। और उसके बाद क्या प्रिंट कर देता हूँ? अदर डेटा को। तो क्या लिखूं यहाँ पे? सिर्फ डेटा लिखेंगे। अब इसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे हमने लिखा पर्सन, सही लिखा है ना? अब पर्सन, अब पर्सन में पहले मैंने क्या डाला? नाम डाला, और उसके बाद फिर जो भी डालना है, जैसे कि नाम के अलावा मैंने क्या डाला? इसका फ़ोन डाला, फ़ोन नंबर यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब ये दूसरा अपना क्या डेटा दे रहा है? मान लीजिए सिटी दे रहा है। बस मान लो इतना ही डेटा दिया इसने। अब मुझे इसको क्या करना है? कॉल करना है। तो क्या लिखेंगे हम? अच्छा, ओह, तो कॉल तो हो ही गया, बस इसको रन करना है। तो अमित आया, और अमित का क्या आ रहा है? फ़ोन आ रहा है, सिटी आ रहा है ना? हैंडल कर लिया। अच्छा, मान लो ये अपना ईमेल भी डालना चाह रहा है, तो डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है? हाँ, बिल्कुल डाल सकता है। amit@gmail.com। एक वैल्यू और बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बढ़ाना है बढ़ा लो। क्या है ना कमाल का? तो ये सबसे कमाल का है और सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे हम लोग। बस इसको यही ध्यान रखना है कि पहले उसका नेम लगाना पड़ेगा कि क्या है। हाँ, तो ये कीवर्ड हो गया ना। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो वही देखे थे। ये क्या है? कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट। और ये क्या है? वेरिएबल लेंथ। तो कीवर्ड वेरिएबल लेंथ बनाने के लिए यहाँ क्या लगाना होगा? डबल स्टार। अगर एक स्टार लगाओगे तो आएगा एरर, देख लेना। ये वो बात कह भी रहा है जो हम अभी समझा रहे हैं। तो क्या लगाना होगा यहाँ पे? डबल स्टार। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए कि और अभी है क्षमता? नहीं, एक हमें भी ब्रेक मिल जाएगा थोड़ा। ऐसे अभी फंक्शन में बचा हुआ है दो चीज़ें। हाँ, एक तो लैम्डा एक्सप्रेशन बताएंगे, मैप बताएंगे, फिल्टर बताएंगे, और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। कल करते हैं इतना। लेकिन